हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी पे मैं कपिल सांडिले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जो अपनी पढ़ाई के टारगेट हैं उनको अचीव कर रहे हैं। आपने जो टारगेट बनाए हैं मंथली रिवीजन के या वीकली रिवीजन के, मंथ में एक रिवीजन तो सिलेबस का होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिदम मुझे लगता है हफ्ते में एक बार रिवीजन का आ जाना चाहिए कि आपने हफ्ते में एक बार मोटी मोटी चीज़ों को रिवाइज किया है। और उसी के टारगेट के रूप में आपको टेस्ट, जो मॉक टेस्ट हैं वो दिए गए हैं। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट कैसे दिए जाए, तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं अगर कोई बच्चे को कन्फ्यूजन है कि जो मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं, टेस्ट सीरीज के 20 मॉक टेस्ट हमने डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारे मॉक टेस्ट जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री है, उनको अलग से इसमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बाकी बच्चों को उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। 599 उसका प्राइस है, मतलब आपको 599 में टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे और हर वीक एक टेस्ट आएगा। कुछ बच्चे जो अभी कोर्स में एनरोल हुए हैं उनका कहना है कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी टेस्ट का फ़ायदा है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन काफ़ी बच्चे हमारे से ओल्ड स्टूडेंट काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, 1-1.5 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट, उनकी रिक्वेस्ट पे टेस्ट थोड़ा जल्दी शुरू किए गए हैं ताकि उनकी तैयारी हो जाए। ठीक है, बाकी आप सभी का सिलेबस जैसे जो चल रहा है उस सिलेबस के लिए हम गूगल फॉर्म पे टेस्ट ले रहे हैं। टॉपिक वाइज जो टॉपिक कंप्लीट होते हैं उनके गूगल फॉर्म पे हम टेस्ट ले रहे हैं ताकि आप साथ साथ तैयार कर लें। ठीक है, तो आपके लिए फिलहाल ये स्ट्रेटजी है। बाद में क्योंकि आपको ये मॉक टेस्ट फ्री दे दिए गए हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप कंप्लीट टेस्ट भी दे सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी रहेगी, आप कब देना चाहते हैं। 2 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, टेस्ट को 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 20 टेस्ट 2 बार अटेम्प्ट करके मतलब आप 40 रिवीजन कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी है। वो टेस्ट आपको रिवीजन करवाने के लिए है, बगैर रिवीजन के कोई भी बच्चा वो टेस्ट मत देना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो फ़ायदा तभी होगा जब आप रिवीजन करके जाएंगे। एग्ज़ाम का भी यही रूल है, पढ़ के जाएँ तो एग्ज़ाम देने जाए, वरना मत जाए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए, 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद 2021 में भी होने वाली थी, वो अभी पोस्टपोन हो गई कोविड की वजह से। हो सकता है नेक्स्ट ईयर या इस ईयर उस पर काम चले। इनमें से किस राज्य में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो आप सभी आंसर दें, उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट डेंस्ड, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। यहाँ पर 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर का आप स्क्वायर काउंट कीजिए और उसके अंदर वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से आप इसके अंदर काउंट करेंगे तो केवल 17, एवरेज देखें तो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और ये यही आंकड़ा 2001 की जनगणना में अगर देखें, यही आंकड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको दोनों के फैक्ट दिए हुए हैं, कुछ फैक्ट दोनों के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा 2001 में देखें तो भी अरुणाचल प्रदेश के ही नाम है, लेकिन तब 13% पर स्क्वायर किलोमीटर का आंकड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नागालैंड को आप ले सकते हैं, किसके लिए कि नेगेटिव ग्रोथ रेट कौन से स्टेट के अंदर मिली है? नागालैंड के अंदर मिली है। मतलब पहले 100 आदमी थे तो वहाँ पर 100 से कम मिले हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब सबसे ज़्यादा, अब यहाँ देखिए राज्य नहीं पूछा है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर यूनियन टेरिटरी बात करें या फिर स्टेट की बात करें, अगर दोनों ही में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी दिल्ली की है। ठीक है, अगर दोनों में ही पूछ लिया जाए तो भी 11,000 प्लस पर्सन प्लस पर स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे डेंसिटी है। तो पूरे भारत में यूनियन टेरिटरी में भी देखें तो भी यहीं पर है, और यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में भी देखें तो भी यहीं पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। और अगर राज्य की बात करें, केवल स्टेट का पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार में है। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार पहले वेस्ट बंगाल हुआ करती थी, अब वेस्ट बंगाल जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया है। ठीक है, 1104 लगभग इतनी डेंसिटी है, क्लियर आंकड़ा अभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट? कौन सा यूनिट है जो कि हम मेजर पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व मापने में यूज करते हैं? फैमिली पर मीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये ठीक है। मान लीजिए एक राज्य है जिसका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और वहां पर टोटल जनसंख्या कितनी रहती है? 500। ठीक है, तो हम उसकी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इसको 100 स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है। 20 का आंसर होगा। परिवार पर सेंटीमीटर का तो मकसद ही नहीं है, आप सेंटीमीटर में कितने परिवार बैठा पाएंगे और 1 मीटर में कितने परिवार, ये तो वैसे भी वेबसाइट दिख रहे हैं। व्यक्ति पर हेक्टेयर, हेक्टेयर नहीं है, खेतों को मापते हैं हेक्टेयर में मोस्टली। ठीक है, तो हम यहाँ पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बी ऑप्शन को इसमें लेंगे। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कंडक्ट द सेंसस इन इंडिया इज अंडर विच मिनिस्ट्री? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसके अंडर में आता है। इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ये ऐसा है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, तो इसका आंसर आपकी तरफ से आए फिर मैं बताऊंगा। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से अगर आप न्यूज सुनते हैं तो इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर बी है। और अगर आप न्यूज सुनते हैं तो आपने देखा होगा एक मुद्दा उठा था एनआरसी का या सीआरसी का, ठीक है, और उसमें बार बार जो बयान आता है एनआरसी, ठीक है, और सीआरसी, ठीक है, कि सिटीजनशिप एक्ट लेके आ रहे हैं और एनआरसी सर्वे करवाया जाएगा। इंडिया में बाहर के लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमेशा जवाब देने के लिए आज के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह ही आते हैं, मुझे बार बार बयान देते हैं अमित शाह, तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल भी वही है। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंडर में आता है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, इसके अंडर में आता है। और वर्तमान में जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है वो विवेक जोशी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम बारिश का है और बारिश के मौसम में तरह तरह के इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो टेक इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप? इनमें से कौन से एज ग्रुप को काउंट करता है, किस आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए बाल लिंग अनुपात बनाया जाता है? 0 से 1 ईयर, 0 से 5 साल, 0 से 6 साल और 0 से 12 साल। इसका सही आंसर होगा सी, 0 से 6 साल के बच्चों का जो लिंगानुपात चेक किया जाता है, ठीक है, और उसमें चाइल्ड सेक्स रेशो को उसमें काउंट किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि 2011 का जो सेंसस हुआ है उसमें बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो कितना था, ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो के एंड में बता दिए। अगर नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताएं, हम उसको वहाँ पे आपका आंसर दे देंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया?
भारत के अंदर वर्ल्ड की कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन रहती है? काफी जगह आपको जो है इसका आंसर लिखा मिलता है 16.7 एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का टोटल 17.5% भारत के अंदर रहता है, जबकि भारत पूरे वर्ल्ड के लैंड का केवल 2.4% भारत के पास है। इसका मतलब भारत एक बहुत डेंसिटी वाला देश है जिसके पास पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ये कौन सा आंकड़ा चल रहा है? 2011 का आंकड़ा चल रहा है। अभी नई जनगणना होगी तब नए क्वेश्चन बनेंगे, फिलहाल हम पुराने डाटा पे ही फोकस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में भी यही चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? कौन से स्टेट के अंदर सबसे कम लिटरेसी रेट है फिलहाल भारत में? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो आप ऑब्वियस सा है कि ये इसका सही आंसर बिहार होगा। ठीक है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसे में मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। हालांकि इसका टोटल एवरेज जो देखे साक्षरता दर तो वो बिहार से ज़्यादा है, लेकिन मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच में सबसे ज़्यादा गैप कौन से राज्य के अंदर दिखाई देता है? राजस्थान के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौसम कुछ ऐसा है कि इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पता नहीं चलता कैसे हो गया, वैसे ही हमारे साथ भी है। थोड़ा आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो शायद, लेकिन गला भी खराब हो गया अपने आप से ही और जुकाम भी हो गया। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी इन इंडिया? पॉपुलेशन डेंसिटी सॉरी, भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो आपको कंफ्यूजन के लिए दो फैक्ट दिए गए हैं, 324, 362, 352 और 382। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी टोटल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत की। और 2001 का आंकड़ा अगर आपसे पूछा जाए, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये होगा। और ये आंकड़ा 2011 का है, तो हमारा आंसर अभी फिलहाल डी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बच्चे हमसे नए जुड़े होंगे, तो नए जुड़े हुए बच्चों को मैं बता देता हूँ, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये टॉपिक सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जनसंख्या से आपका सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है, और एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है मेंशन, तो फिर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हो जाता है। और उसके अलावा आप जीएस के किसी भी पार्ट किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप टीचिंग एग्जाम के लिए केवीएस के लिए तैयारी किए थे, उन्होंने ये टॉपिक पहले ही दिया हुआ है। और डीएसएसबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन विच एरिया? प्रवासन किसके क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना को बदल देता है? देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। पहला बर्थ है, दूसरा डेथ है, और थर्ड जो है वो माइग्रेशन है। किसी एरिया की जनसंख्या को ये प्रभावित करते हैं। ज़्यादा बर्थ हो रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी, ज़्यादा डेथ हो रही है तो जनसंख्या घटेगी। और माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन भी 2 तरह से होता है, एक ई माइग्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित कर रहा है? मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ लोग अंदर आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, और बाहर जा रहे हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो ये जहाँ जाएंगे उस एरिया को प्रभावित भी करेंगे और इस एरिया को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो प्रस्थान के क्षेत्र को प्रभावित करता है या आगमन के क्षेत्र को? बोथ एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा कि अगर इमिग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है, तो ये दोनों ही एरिया को प्रभावित करेगा। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? भारत में जनसंख्या का एक बड़ा परिमाण है, मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में चाइल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है? हाई बर्थ रेट या हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई डेथ रेट। देखिए, अगर उच्च मृत्यु दर होती तो बच्चे फिर पैदा होते और ज़्यादा मरते, तो बच्चे ज़्यादा होते ही नहीं, ये तो काट दीजिए। उसके बाद है मोर मैरिड कपल। अगर मैरिड कपल ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या जनसंख्या ज़्यादा होगी? पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर वो मैरिड कपल जो है
वो कम बच्चों को बर्थ दे रहे हैं, तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मुख्य रीजन जो देखिए हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो क्या इसकी वजह से ही ये है? नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से नहीं है। हाई बर्थ रेट हो रहा है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लार्ज प्रोपोर्शन है भारत में जनसंख्या का, उसके पीछे हाई बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एक वर्ड देखिए, दो चीजें हैं। एक तो होता है पॉपुलेशन कितनी बड़ी, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में। मान लीजिए पहले पॉपुलेशन एक जगह की 100 थी, ठीक है, और 10 साल बाद देखा वहाँ 110 आदमी मिले, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 10, एब्सोल्यूट नंबर में इतनी बढ़ी। और दूसरा होता है वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या होता है? तो ग्रोथ रेट हुआ कि यानी कि 100 पे 10 बढ़ गए, तो कितना परसेंट बढ़ा? तो ये 10% बढ़ गया। दिस इज ग्रोथ रेट। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रेफर टू व्हाट? जनसंख्या वृद्धि का परिमाण किससे संबंधित है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया? ये तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने वृद्धि पूछी है। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, या एक यूनिट टाइम में कितने लोग जुड़ गए हैं, ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। ईच ईयर जितने आदमी वहां पर जुड़ते जा रहे हैं उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 ए लिटरेट पर्सन इज वन हु कैन, 2001 की जनगणना में क्या कहा गया था कि साक्षर आदमी किसको कहा जाएगा? जो अपना नाम पढ़ लिख सकता है। बस इतना ही आदमी जो अपना नाम लिख लेगा, पढ़ लेगा, ये तो बस इतना, वो तो बस दो ही चीज पढ़ पा रहा है, बस लिख पा रहा है, अपना नाम ही लिख पा रहा है बस, तो वो कहाँ से साक्षर हो गया? पढ़ा लिखा कहेंगे उसको। ठीक है। उसके बाद है जो कि रीड एंड राइट कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को। यहाँ पर कुछ बात बनती हुई दिख रही है कि वो रीड भी पढ़ भी सके और लिख भी सके, लेकिन अगर वो उसको समझ नहीं सकता तो फिर वो कहाँ से साक्षर हो गया? उसने पढ़ तो लिया लेकिन उसका मीनिंग उसको नहीं पता है। ठीक है। इसमें कहा है कि ए 7 year old and can read and write in any language with understanding, तो एक या वो मिनिमम 7 साल का हो, ठीक है, उससे नीचे के बच्चे को काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा अभी हो सकता है स्कूल में गया हो, उस क्राइटेरिया में उसको नहीं देंगे। सॉरी, 7 साल का और समझ के साथ किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है। ये हमारा ऑप्शन हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which one of the following country has a higher population density than India? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है? बांग्लादेश, नेपाल, कोरिया एंड कनाडा। ठीक है, देखिए वेस्ट कंट्रीज में डेंसिटी वैसे भी कम है, तो कनाडा को तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रॉपिकल एरिया में आएंगे। भारत के पड़ोस में नेपाल है। देखिए कोरिया भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पर जहाँ ज़्यादा ठंडे प्रदेश है वहाँ पर नॉर्मली ही जनसंख्या कम है। ठीक है, अब देखिए नेपाल है और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला है, उसके बाद जापान है और उसके बाद भारत। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पे है, नंबर के बाद यहाँ बांग्लादेश हमारा सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। What percentage of India's population reside in most population state of India? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या का एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उसमें कितना परसेंट जनसंख्या रहती है, ये क्वेश्चन पूछा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ कितने परसेंट जनसंख्या रहती है ये पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 16% इसका सही आंसर है। ठीक है, 16.16% जनसंख्या वहाँ पर रहती है। और इस जनसंख्या के अंदर अगर इसको परसेंटेज टोटल निकाल के देखें तो 19.9 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं। ये 2011 का जनगणना है, अभी आपने चेंज हो जाएंगे लेकिन हमें फोकस 2011 पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? कौन से राज्य के अंदर लोवेस्ट पॉपुलेशन है? कौन से राज्य का पूछा है, ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना, ये भी जरूरी है कि असल में पूछा क्या है। क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से पढ़े तो आंसर सही आ जाते हैं।
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो वैसे ही कट गया क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या लिए हुए है। हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, सिक्किम हमारा सही आंसर होगा। सबसे कम जनसंख्या का वाला राज्य सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वो रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर गाइडेंस लेना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, जो हमारी रेगुलर क्लासेस आ रही है, खासतौर से टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, क्योंकि शाम को रोजाना क्लास होती है गोविंद सर की, ठीक है, उसको आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ अच्छे टॉपिक्स को लेके और बढ़िया जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है उन्हीं को सर शामिल करते हैं। तो आप सीडीपी की क्लासेज जो शाम को होती है उसको जरूर अटेंड करें। सीडीपी की क्लास शाम को 8 बजे होती है, उसको जरूर अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, हमारी क्लास पसंद आ रही है, तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन पे। तो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है मुझे लगता है। ठीक है, 17.5% है विश्व की जनसंख्या का भारत के अंदर, यह पहली बार आया है। विश्व की जनसंख्या का भारत के पास 70.5% है, ध्यान रखिए। विच ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल द एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड। देखिए, जब भी कोई स्टडी की जाती है तो इनमें से किस चीज़ को जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जीवों को, पॉपुलेशन को, फ्लोरा को। तो जब भी हम देखते हैं, चाहे जीवों को स्टडी करें चाहे फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधों को स्टडी करें, तो हम उनकी जनसंख्या को रेफरेंस बनाते हैं कि इस एरिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी संख्या में पेड़ हैं, कितने सारी चीज़ें हैं। सेम चीज़ मानव के लिए भी, इंसान के लिए भी है। जब हम कोई स्टडी करते हैं तो उनकी संख्या को ध्यान में रख के रेफरेंस लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व का राज्य हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है। 2001 में हमने देखा था कि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व केवल 13% था, अब 17 हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दिए गए हैं। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में मिक्स करके दूसरे टॉपिक के साथ ले आएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे और अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल अप करते रहिए। नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, कोई और पढ़ेगा, यही कह सकते हैं। आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे पढ़ेंगे और जो दूसरे पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि मेहनत करके करेंगे, पढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आप एक दिन भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका नुकसान होगा। तो आप अपने, क्योंकि रिवीजन अगर आपने सिलेबस कर भी लिया तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए आप जो है हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको जो है फीडियाज 30 नाम से कूपन अगर यूज करेंगे तो आपको ये 2499 में मिल जाएगा। उसमें सारी वीडियो क्लासेस होंगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी फ्री में होगी, उसमें नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, और कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि सर 2018 से 2023 आने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। तो जो चीज़ भविष्य में है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं फिलहाल, और इसी वजह से हमने अपने कोर्स को रोके रखा है काफ़ी हद तक। ठीक है, कि कुछ भी चेंज होता है तो उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कोर्स को स्लो रखा है कि भाई अगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी अगर होती है हम उसको देखें, लेकिन फ़िलहाल उसको डिलीवर किया जा रहा है। अगर कोर्स में कोई सिलेबस चेंज होगा फिर हमारे हाथ खुल जाएंगे, हम उसको जल्दी डिलीवर कर देंगे। पुरानी वीडियोज़ की ज़रूरत होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको हटा देंगे। ठीक है, तो आप सभी के साथ ही जो भी होगा वो आप सभी के साथ होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो चेंज नहीं होने वाले। आप सभी जानते हैं कि मैथ्स तो वही रहना है, मैथ्स में क्या चेंज करें, इंग्लिश में क्या चेंज करें, रीजनिंग में क्या चेंज करें जी, करंट अफेयर में क्या चेंज करें। ठीक है, इसके अलावा सीडीपी है उसमें क्या चेंज करें जी, कोई मतलब नहीं है। चेंजेस की गुंजाइश बस ईवीएस साइंस में हो सकती है, बाकी किसी चीज़ में क्या चेंजेस करें। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न बदल सकता है। मान ली बात आपकी कि चलिए जी पैटर्न बदल दिया उन्होंने, 200 नंबर का कर दिया या 100 नंबर का कर दिया, वेटेज अलग अलग होगी या सीडीपी की वेटेज बढ़ा दी, ये चीज़ें तो पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल इन पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ना तो मैं केवीएस के हेडक्वार्टर में हूँ। ठीक है,
मतलब हेडक्वार्टर का मतलब है कि मैं वहाँ वर्किंग नहीं हूँ कहीं ऐसी जगह पर जहाँ मुझे इसकी जानकारी मिले। दूसरा, किसी को भी नहीं पता है कि क्या होगा, इसलिए बिना बात की चीज़ों में ना घुस के अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये तो सर्टेन है कि 80% तो सेम ही रहना सिलेबस, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनमें क्या चेंज करेंगे, एक दो टॉपिक हटा देंगे या बढ़ा देंगे, बस इतना ही होगा। ईवीएस में है, चलिए जो उन्होंने टॉपिक बढ़ा दिए हैं या घटा दिए, लेकिन यहाँ ईवीएस में भी जो टॉपिक लिए गए हैं जो भी, वो सभी एग्जाम में आते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सभी एग्जाम में आते हैं। इन्होंने टॉपिक बता दिए तो हमने एनसीईआरटी से उन टॉपिक को कर भी लिया, अदरवाइज हम स्टैटिक जीएस के रूप में उसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और बाकी कोई कंफ्यूजन हो आप मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज अगर आपने ली है तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, पहले टेस्ट को, क्योंकि संडे को टेस्ट 2 भी आ जाएगा। तो टेस्ट 1 में आपको क्या फीडबैक है वो आपको हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। आप इस नंबर पर फीडबैक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। चलिए आज क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अजीब ही है, तो कंफर्टेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी नई क्लास में मिलेंगे। क्लास को यहीं एंड करते हैं। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। आपसे बेटर कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला भी कोई नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।